Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope all are doing well. So let's begin the ongoing lecture series where basically we are covering the GS paper, MPPSC GS paper 2 part B. In today's lecture आज से हम जो है यूनिट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं. Since लास्ट जो हमारी 1 से 20 तक की लेक्चर्स हुए वो that all covers about यूनिट फर्स्ट. अगर आपको यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड क्या है ये सब नहीं पता है तो यू कैन डायरेक्टली चेक इट आउट एट इंट्रोडक्टरी वीडियो. वहां पे मैंने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से जो है बाइफोकेट करके समझाया हुआ है. ओके, इन टुडेज क्लास हम आज जो है मेजर क्रॉप्स, क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ सीड्स एंड मैन्योर्स, ये सब चीजें जो है पढ़ने वाले हैं. फॉर यू दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आरती साहनी. एज यू ऑल नो कि हमारे MPPSK का जो मेंस का पेपर्स होते हैं दे आर इन अ सब्जेक्टिव मैनर. मीन्स कि आपको जो है एग्जाम को फेस करना है विद अ रिटन टेस्ट. आपको वहां पे एग्जाम को रिटन टेस्ट की तरह जो है उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट. और इन टोटल अगर हम बात करें तो MPPSC के मेंस में हमारे पास 6 पेपर्स होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट सिंस स्टार्टिंग GS पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6. और अगर मैं बात करूं कि हमारी टीम की तो आवर टीम इज ईगरली रियली वेरी working very hard for you to providing a good quality of the notes. Okay, notes या फिर जो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स के सेशन चल रहे हैं. और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि that is all stick to the latest syllabus which has been changed in 2020. जो अब 2020 से अपकमिंग एग्जाम्स जो है जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज है या फिर हमारा पूरा जो नोट्स जो है वो हम आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, हमने लास्ट क्लास में लास्ट 20 लेक्चर्स में जो है यूनिट 1 बेसिकली विच टॉक्स अबाउट द डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने पूरा कवर कर रखा है. नाउ इन द टुडेज क्लास वी आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू यूनिट दैट इज यूनिट 2 विच रेफरेंस टू मध्य प्रदेश की इकोनॉमी. हमें मेजर क्रॉप मतलब ओवरऑल इंडिया में भी और मध्य प्रदेश स्पेसिफिक मेजर क्रॉप्स एंड होल्डिंग एंड क्रॉप पैटर्न ये सब चीजें हम आज की क्लास पे देखने वाले हैं. और फिर यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में काफी अच्छे से समझा रखे हैं. सो दिस इज यूनिट 3, 4 एंड 5. दिस इज ऑल अबाउट द पेपर GA सिलेबस बेसिकली. इफ वी टॉक अबाउट MPPSC मेंस GS पेपर 2 पार्ट B. ओके, दिस इज समथिंग अबाउट मी. आप जो है इसे खुद से पढ़ सकते हैं. एंड एट लास्ट हमारे द्वारा जो है डिफरेंट कोर्सेज रन किए जा रहे हैं. इफ वी टॉक अबाउट जैसे कि हमारा जो आप ऑनगोइंग लेक्चर देख रहे हैं दिस इज ऑल स्टिक टू MPPSC मेंस जो आप देने वाले हैं 2020 का, राइट. ऐसे ही हमारा जो एक अनदर कोर्स है बहुत ही मतलब जो बोला चाहिए ओवररेटेड कोर्स है, मतलब ये दोनों पैरेलली बहुत अच्छे से चल रहे हैं. तो दिस इज MPPSC जो 2020 का एग्जाम है उसको फोकस करते हुए. ऐसी अगर हम नेक्स्ट बात करें तो MPPSC की मेंस के मॉक टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज. और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर्स के आपके आंसर राइटिंग डिस्कशन. और एट लास्ट अगर आपको जो कई स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको रहता है कि हमें वीडियो लेक्चर से ज्यादा अच्छा हमारे लिए है कि इफ वी गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ नोट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हम जो है अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो ये इन सारे कोर्सेज में अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज माई रेफरल कोड. और इस रेफरल कोड को जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर शेयर कर रहे हैं तो आप शेयर करेंगे तो दे कैन ऑल्सो अवेल द 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्शन. और अगर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्स रिगार्डिंग आवर लेक्चर सीरीज यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.straight0.in. एंड फॉर फर्दर डिटेल्स फर्दर क्वेरीज, आपको कोई भी क्वेरीज हो कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो भी आपको अगर डिस्कस करने हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ओके, तो चलिए हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली व्हाट इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉट इज कि हम आज पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है, ओवरऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में भी और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में. सो मध्य प्रदेश इज विद अ लार्ज एरिया एंजॉय डाइवर्स क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन. जैसे कि हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में भी देखा था कि मध्य प्रदेश का एरिया वाइज भी काफी बड़ा है. फिर अलग अलग ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिक रीजन की बात करें लाइक मालवा का प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो सब जगह जो है अलग अलग डाइवर्सिटी मिलती है आपके क्लाइमेट में. सॉइल का कल्चर, सॉइल की फर्टिलिटी
तो इनकी वजह से क्या है कि आपका जो है वेरिएंट प्रोडक्ट्स जो है, मतलब वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो आप मध्य प्रदेश से जो है बेसिकली जो प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें इन मध्य प्रदेश इज द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी, क्योंकि अराउंड 50 to 60% जो है आपका शेयर जो आपका ओवरऑल जीडीपी में या फिर पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट में, या हम फिर बात करें रूरल सेक्टर के इनकम में, इन सब में कंट्रीब्यूट करता है आपका क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द backbone of its economy, of its Madhya Pradesh economy. So it contributes, अगर हम बात करें, almost 1/4 of gross state domestic production, and it is the main source of employment for overall 65% of its population, और कॉन्स्टिट्यूट करता है 60 से 75% रूरल इनकम। तो मतलब आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक की भी बैकबोन है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है और रूरल इनकम भी क्रिएट कर रहा है। और अगर हम मेजर क्रॉप जो कि प्रोमिनेंट है आपके मध्य प्रदेश में, जो कि आपके इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे भी जाने जाते हैं, फर्स्ट रैंकिंग में आते हैं, तो वी टॉक तो सोयाबीन, दैट इज व्हाई दैट अल्टरनेटिव नेम ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो soya state. Why it is so? Because the soyabean production is this much high, because of that Madhya Pradesh is known as soya state या soyabean production, है ना। और नेक्स्ट हम बात करें तो इट्स एन वीट कल्टीवेशन की, वीट का भी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश वाले एरिया से किया जाता है। अगर हम बात करें तो लाइक अगर मेज वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपका जो मंदसौर नीमच वाला एरिया है, यहाँ पे मक्का वगैरह काफी, ज्वार मक्का बाजरा होता है। मालवा वाले रीजन में भी आपका काफी कुछ जो अगर हम बात करें तो कॉटन कल्टीवेशन, क्योंकि ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलती है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टबैको का भी मध्य प्रदेश में बहुत ही, स्टेट इसको रूल करता है, ओवर रूल करता है। टोबैको का भी प्रोडक्शन काफी ह्यूज है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में, बाजरा मक्का। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, बीट, शुगर केन, मिलेट, पल्सेस, फ्रूट, चिली, मेज, बाजरा, कॉटन, ज्वार, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स एंड टोबैको सीड्स, दीज आर द मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स विच आर प्रोमिनेंट इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो ये हमारी मेजर क्रॉप्स हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि साबरमती वैरायटी, मतलब क्योंकि आपकी जो बेसिकली राइस या मेज या आपके वीट की हम बात करते हैं तो दे आर द टिपिकल वैरायटी जो कि आपके पूरे इंडिया के लेवल में डिफरेंट रीजन्स में प्रोमिनेंट है। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो वीट की साबरमती वैरायटी है वो ज्यादातर आपके सीहोर, विदिशा, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में आपकी जो है प्रोमिनेंट है। ओके, अगर हम बात करते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ भोपाल एंड होशंगाबाद, मध्य प्रदेश लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, लिनसीड, ग्रीन्स, ये तो दालें हैं, कोरिएंडर है, गार्लिक है, इन सबके भी प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश जो है अपनी रैंकिंग देता है, टॉप ऑफ द प्रोडक्शन देता है। मेजर प्रोड्यूसर जो है मध्य प्रदेश आपका लिनसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर ऑयल, इन सबका, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द इट्स एग्रोक्लाइमेटिक डाइवर्सिटी एंड टोपोग्राफिकल वैरायटी इनेबल्स द स्टेट ऑफ ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ क्रिसल्स, पल्सेस, दालें वगैरह भी जो है, कैश क्रॉप, इफ वी टॉक अबाउट लाइक शुगर केन, गन्ना, टबैको, बिसाइड बीइंग अ होम टू वेराइड वैरायटीज, ओके, है ना। और वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज बोथ इन फॉरेस्ट एरिया एंड जो है बेसिकली अगर हम बात करें कि आउटसाइड एरिया में, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पाइसेस लाइक कोरिएंडर, चिली, गार्लिक, तो दे आर आल्सो वाइडली ग्रोन अप इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है हमारा सनफ्लावर का, सैफ्लावर का, ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं इनका भी काफी ज्यादा, कुकिंग ऑयल बेसिकली। अब हम कुछ रीजन्स, कुछ मेजर क्रॉप्स के रीजन्स देख लेते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट राइस जोन ऑफ मध्य प्रदेश, तो बेसिकली इट इज ऑन द ट्रांस बाउंड्री रीजन बिटवीन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बट द मेजर पार्ट इज नाउ सिचुएटेड एट छत्तीसगढ़ प्लेन्स। और इसके लिए हमारी मेजर जो सॉइल क्वालिटी चाहिए रहती है दैट इज ऑल अबाउट रेड एंड येलो सॉइल। जो रेड और येलो सॉइल जो कि मीडियम कलर की होती है उसका प्रोडक्शन, उसकी अवेलेबिलिटी जहां पे होती है वहां पे राइस का प्रोडक्शन जो है अच्छा होता है, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो रेनफॉल कितना चाहिए राइस के प्रोडक्शन को, तो बहुत ज्यादा, करीब 1200 to 1600 जो है आपका प्रोडक्शन को मिलीमीटर्स में अगर हम बात करें तो राइस के प्रोडक्शन को रेनफॉल चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर जो हमारा मध्य प्रदेश में तो बहुत ही कम बालाघाट, छिंदवाड़ा वाले रीजन में होता है, बाकी बिकॉज नाउ दिस रीजन इज ट्रांसफर्ड टू छत्तीसगढ़।
ओके, नेक्स्ट वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स वीट जोन। वीट जो हमने बात किया कि मेजरली मध्य प्रदेश में हमारी साबरमती वेराइटी ऑफ द वीट जो है वो प्रोमिनेंट अवेलेबल है। सो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन विच इज प्रोमिनेंट फॉर वीट प्रोडक्शन इज कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स। तो ये सतपुड़ा हिल्स, मैकाल हिल्स जो पूरा रीजन है वहां पे आपका जो बेसिकली वी टॉक दैट वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके, अगर सॉइल का हम टाइप की बात करें, सो हियर द वीट रिक्वायर्स रेड एंड ब्लैक सॉइल। रेड एंड ब्लैक सॉइल में ज्यादा जो है वीट का प्रोडक्शन अच्छा होता है। रेनफॉल एज कम्पेयर टू राइस के रिस्पेक्ट में कम यूज होता है, तब भी एक ह्यूज अमाउंट में तो यूज होता ही है। लाइक 100 से 1000 से 1400 mm तक जो है रेनफॉल रेंज चाहिए इसको। और डिस्ट्रिक्ट लाइक रीवा, सतना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी, ये सब जो रीजन्स हैं आपके प्रोमिनेंट है काय के लिए, वीट जोन्स के नाम से या वीट जोन एरिया के नाम से जो है ये एरिया जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वीट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट ज्वार, तो ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो ज्वार इज ऑल्सो एन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, जो कि बुंदेलखंड वाले रीजन में, क्योंकि ज्वार अगर हम बात करें तो ज्वार एक ड्रॉट प्रोन जो है एग्रीकल्चर की फसल है, जो कि सूखे एरिया में, बहुत ज्यादा सूखा तो नहीं बट हाँ ये है कि मीडियम टू ड्राई जो मीडियम एरिया होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कम रेनफॉल होता है अराउंड 55 मिलीमीटर्स तक, तो वहां पे जो है ये एरिया में जो है ज्वार होता है। सॉइल का टाइप बात करें तो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ रेड एंड ब्लैक सॉइल इन अ मीडियम फेज। ओके, डिस्ट्रिक्ट इफ वी टॉक अबाउट लाइक छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, पाटली, शिवपुरी, गुना, so these are the major districts where the jowar and some part of the wheat production happens. नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉटन के कल्टीवेशन की, तो कॉटन का भी कल्टीवेशन में करीब एटलास्ट इनको तो मिनिमम टेम्परेचर भी रिक्वायरमेंट होता है, नहीं तो फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो कॉटन रिक्वायर्स अ डेली मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मिनेशन एंड 21 डिग्री टू 27 डिग्री फॉर प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ। अगर हम बात करें इसके फ्यूटरिंग फेज की, तो तब इनको टेम्परेचर अराउंड 27 से 32 डिग्री तक चाहिए रहता है। और ज्यादातर जो है इसका सोन सीजन जो है जनरली अर्ली अप्रैल टू मई इन द नॉर्दर्न इंडिया, वेयर एज इट इज मोस्टली इरिगेटेड, है ना। तो आपका सोन एरिया भी आपका क्या अप्रैल टू मई वाला जो टाइम होता है उस समय ये आपका सोन किया जाता है। Next, if we talk about sugarcane, this is also one of the prominent crop of Madhya Pradesh. तो sugarcane belongs to a grass family. Okay, grass family की अगर हम बात करते हैं, so basically ये बैम्बू ग्रास में आती है, क्योंकि अगर हम इसको जो है बैम्बूज और इन सब में ले लेते हैं ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को काटना जो है वो बड़ा टिपिकल टास्क है। पूरा आपको फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और इन सब से जो है आपको हामी भरवानी पड़ेगी, देन ओनली यू विल कट दिस फॉरेस्ट एंड ऑल। दैट्स व्हाई वी हैव पुट sugarcane in the category of what? Grass. Okay, so it has a thick joint stem which contains the cane sugar, और ये आपके जैगरी, शुगर, खंड सारी ये सब बनाने के जो है काम आती है। द बाय प्रोडक्ट, लाइक अगर इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है जिसको हम बैगैस बोलते हैं, जिससे कि पेपर, कैटल फीड, फ्यूल और कार्डबोर्ड, मोलासेस, पावर फॉर पावर अल्कोहल, ये सब चीजें जो है फर्दर इसका यूज हो जाता है, जो कि आपका बाय प्रोडक्ट जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है आपका शुगर केन का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट शुगर केन। नाउ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट एज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। तो बेसिकली आपके मेजर फिजिकल और सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या डिस्ट्रॉट करते हैं, खराब करते हैं या फिर अच्छा भी कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम अपने फिजिकल फैक्टर का अल्टरनेटिव नेम होता है अपना क्लाइमेटिक फैक्टर की, कैसा फिजिकल एनवायरमेंट है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वो एल्टीट्यूड मतलब उनकी हाइट कितनी है, जो भी आपका कल्टीवेटेड एरिया है, या रेनफॉल कैसी है, वहाँ पे विंड कैसी आ रही है। सो दीज ऑल फैक्टर्स आर नोन एज फिजिकल और एल्स क्लाइमेटिक फैक्टर। मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 6 डिग्री, क्योंकि जो आपके जो थर्माफ्रॉस्ट वाले जो एरिया होते हैं, जो परमानेंट आपके फ्रीज्ड जोन में रहते हैं, वहां पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है आपको एल्गी, फंगस इस टाइप के या फिर कॉर्निफोरस प्लांट्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे देखा जाएगा कि 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है आपको एवरग्रीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट नहीं मिलेगी। और द सॉइल इज फ्रोजन फॉर द 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स, एज अ कॉन्सिक्वेंस मेनी एरिया आर अनसुटेबल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। ओके, तो चलिए हम एक एक करके जो है फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखते हैं,
उसके बाद वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स सोशल फैक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट इज एल्टीट्यूड की कितने हाइट में, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा हाइट में कर देंगे तो क्या होगा कि वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम में एज वी रेड इन लास्ट स्लाइड ओनली कि जो आपका कम टेम्परेचर होगा तो वहां पे सॉइल जो है अपने आप में फ्रोजन हो जाती है और इतना ज्यादा जो है सपोर्ट नहीं कर पाती है रूट्स को, ठीक है, वाटर को परकुलेट नहीं कर पाती है, और वाटर भी फ्रिजिड जोन में होता है, ठीक है, तो वो रूट्स तक पहुंच ही नहीं पाता है, रूट्स उसको इनटेक ही नहीं कर पाती है, तो पूरा एरिया जो है ड्राई आउट हो जाता है। तो इस वजह से जो है वहां का हैबिटेशन ही ऐसा हो गया है कि वहां पे लेस क्राउड या फिर इतना ज्यादा एवरग्रीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट यू कैन नॉट फाउंड इट इन अ प्रोमिनेंट वे, right? If we talk about its altitude, it affects temperature, so it also affects farming. if मतलब basically temperature जो है farming को भी affect करता है। like if we talk about the Alps for example, जो आल्प्स रेंजेज हैं आपकी, यू विल फाइंड डेयरी फार्मिंग इज वेरी वैली बॉटम एंड कॉर्निफोरस फॉरेस्ट्री फर्दर अप। तो बेसिकली जो वैली वाला एरिया है वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन होता है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग कम्स अंडर द हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, नॉट इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो आपका जो है वहाँ पे डेयरी फार्मिंग वगैरह होता है, या फिर कॉर्निफोरस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कुछ बाय प्रोडक्ट्स या उनका कुछ सब्सटीट्यूट्स अगर यूज कर लिया जाए, अगर लाइक हेल्थ सेक्टर्स में या मेडिसिनल प्लांट के थ्रू अगर आपका कॉर्निफोरस प्लांट्स जो है if they are using in that way then only you will use it, or else जो है Alps वाला जो रीजन आपका पूरा जो सेंट्रल यूरोप वाला रीजन है वो पूरा आपका जो है ड्राई आउट रीजन होता है या नो कल्टिवेटेड जोन में आता है। when टेम्परेचर आर कंसिक्वेंटली हाई, ऐसा ये तो हमने बात की कम टेम्परेचर की, ऐसी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी जो है आपका क्या होगा कि प्रॉपर पूरा जो ड्राई आउट रीजन हो जाएगा, एवोपरेशन इतना ज्यादा होगा, उसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, सॉल्ट्स के जो बेसिकली ग्रैन्यूल्स है वो सॉइल में क्रिएट होने लगेंगे। तो मतलब ना तो बहुत ज्यादा सूखा, ना तो बहुत ज्यादा जो है आपका कोल्ड, एग्रीकल्चर नीड्स एंड मॉडरेट काइंड ऑफ टेम्परेचर, राइट? सो व्हेन द टेम्परेचर आर कॉन्सिक्वेंटली हाई विद सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, जब टेम्परेचर भी अच्छा हो, बारिश वाली प्रेसिपिटेशन भी बहुत अच्छा हो, तब भी हमारा हाई ईल्ड क्रॉप जो है वो जो है आउटपुट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, सच एज राइस कैन बी ग्रोन। ओके, दीज हैव द एडेड एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग अप ऑफ 3 क्रॉप्स अ ईयर। इसीलिए हमारे जो वो रावी, खरीफ और जायद, दीज आर द क्रॉप पैटर्न ऑफ इंडियन इरिगेशन या एग्रीकल्चर सिस्टम। तो हमारे 3 डिफरेंट सीजन्स इरिगेशन के, एग्रीकल्चर के सोन के जो है सीजन्स इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का यहाँ पे टेम्परेचर, इंसोलेशन और आपका प्रेसिपिटेशन रेट रहता है, राइट? नेक्स्ट अगर हम अपना फिजिकल फैक्टर की बात करें तो हमारा नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर है वाटर, कि वाटर उस जगह पे कितना अवेलेबल है, क्या वो बिल्कुल ही सूखा वाला एरिया है या बहुत ही दलदल लाइक वेटलैंड वाला एरिया है। सो वी नीड एंड बेसिकली अ मॉडरेट काइंड ऑफ वाटर। सो द ग्रेटर द एवरेज टेम्परेचर द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा पानी या जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा किसी जगह पे उतना ही ज्यादा वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज क्योंकि एवोपरेशन से जो है आधा से ज्यादा पानी तो एवोपरेट ही हो जाएगा। सो सीजनल वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट एज अ डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्स वाटर एट अ डिफरेंट टाइम। तो इसीलिए जो है हमारे सीजनल वेरिएशन जो है डिफरेंट जगह पे हर डिफरेंट टाइम पे अलग अलग यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट कॉफी का जो कल्टिवेशन जो कि आज ज्यादातर आपके असम वैली रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सब जो एरिया में होता है ना, तो मस्ट हैव अ पीरियड ऑफ ड्रॉट बिफोर एंड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। वाइल मेज की अगर हम बात करें वुड बेनिफिट विद अ हैवी रेनफॉल इन अ सेम पीरियड। सो हर जो क्रॉप है, इसीलिए कुछ एरियाज जो है वो आपके पर्टिकुलर एक क्रॉप पे ही बंधे हुए हैं, तो उसमें जो सालाना एक ही क्रॉप लगती है। वो क्यों? क्योंकि वो उस एरिया के लिए बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उनकी जो उनको कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा उनको वाटर रिटार्डेशन चाहिए, ये सब उनकी उस लोकेलिटी से ही जो है मिलने लगती है। तो इस वजह से जो है उनकी क्रॉप जो है वहीं पे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे हम अगर बात करें राइस, तो राइस इज द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ ट्रॉपिक्स, क्योंकि राइस को एक प्रॉपर पानी भी चाहिए, मतलब मानसून होना चाहिए, और राइस को एक प्रॉपर इंसुलेशन भी चाहिए, मतलब सूरज की किरणें भी चाहिए। तो इसलिए जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया होता है, इक्वेटर के पास वाला एरिया, वहां पे एक बहुत अच्छा जो है इंसुलेशन, सूरज की किरणें भी आती हैं, और हर साल में कुछ महीने के लिए जो है आपके मानसून भी आता है। सो बेसिकली राइस इज द प्रिंसिपल क्रॉप इन द ट्रॉपिक्स बिकॉज इट रिक्वायर्स सस्टेंशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इज अ वेरी हाई यील्ड क्रॉप्स एज अ गुड फॉर न्यूट्रिशन वैल्यू। So this is all about water as a physical factor. Next physical factor is soil.
सॉइल भी, हमारी सॉइल कैसी है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो है, उसमें प्रोमिनेंट न्यूट्रिशन मतलब आपका पोटेशियम मिल रहा है कि आपका बेसिकली कैल्शियम मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों पर भी जो है आपका क्रॉप्स डिफरेंट वेराइटीज़ के जो है मिलते हैं. सो सॉइल टाइप्स विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्रॉप्स कल्टिवेशन. इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स फॉर डिफरेंट सॉइल्स, क्ले सॉइल्स आर द हाई बेसिकली जो हमारी लाइक ब्लैक सॉइल है तो इट इज़ अ क्लेड एंड लोमी सॉइल, तो इसीलिए उनकी वाटर रिटेंशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो क्ले सॉइल विद देयर हाई वाटर रिटेंशन आर द वेल सुटेबल राइज टू sandy soil and good drainage are good for a roots vegetable. So soil type can be influenced to input of a lime, clay or fertilizer, but this can only make a limited difference. मतलब soil का अपना quality वगैरह जो है हम lime से, clay से, इन सब से भी मिला के जो है ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा changes जो है हम इनसे नहीं देख सकते. मतलब कि थोड़ा बहुत ही changes जो है इनके थ्रू हमें मिलते हैं. राइट, अगर हम नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर की बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर इज अ टोपोग्राफी, कि किस रीजन में बेसिकली जो है वो सॉइल बेसिकली आपका जो वो क्रॉप है वो प्रोमिनेंट है. सो लाइक वो माउंटेन में है कि स्लोप में है, बेसिकली प्लेन में है. सो टोपोग्राफी अफेक्ट्स एग्रीकल्चर एज इट रिलेट्स द सॉइल इरोजन, डिफिकल्टी ऑफ द टिलेज एंड पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. की हिल्स वगैरह में है तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे होगा चीजें, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हो पाता है. सो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन एंटायरली ऑन द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड. ऑन रफ हिली लैंड्स द यूज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी इज इम्पॉसिबल. वहाँ पे बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर मशीनरी, स्ट्रक वगैरह जो है मतलब हार्वेस्टिंग मशीन, इनको यूज करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करना बड़ा ही बेसिकली कॉस्टली भी होता है, और सेकेंड हमारा जो है इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह जो है वैरायटी नहीं मिलती है. और वही हम बात करें कि प्लेन एरिया में तो वहाँ पे बहुत अच्छा जो है आपको आउटपुट या प्रोडक्शन मिल जाता है. ठीक है, तो इन एरिया वेयर द प्रेशर ऑन द सॉइल इज ग्रेट, इवन द स्लोप ऑफ माउंटेन आर टेरेस्ड इनटू स्मॉल फार्म्स टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड. इन चाइना इफ वी टॉक, फार्म टेरेसेस may be seen clinging to hillsides to a height of several thousand feet. It is known that in extreme cases agriculture may succeed in conquering slope of as much as 45 degrees. तो 45 डिग्री तक का भी सेल्सियस वगैरह में भी यहाँ पे स्लोप से काफी अच्छा वेजिटेशन देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट हम बात करें कि अब हमारे फिजिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर्स खत्म होते हैं. नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द सोशल फैक्टर्स, कि क्या क्या हमारे ऐसे सोशल नॉर्म्स है जिसकी वजह से जो हमारे को बेसिकली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डे टू डे आउटपुट ऑफ द एग्रीकल्चर में. ओके, तो सबसे पहला तो लैंड टेनेंसी, बेसिकली जो किराया वगैरह या फिर किसका कौन ओनर है और कौन उस पर वर्क कर रहा है. जो फार्मर वर्क कर रहे होते हैं उनको डेली वेजेस मिलते हैं, या फिर आपको जो है बेसिकली प्रॉपर उनका कल्टीवेशन या फिर प्रॉपर उनके जो है वेजेस नहीं मिलते, सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दिया जाता है. तो इस वजह से जो उनके लेबर होती है उनके साथ कैसे उनका भेदभाव है या ओनर कैसे हैं उस जगह के. तो लैंड टेन्योर्स इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ टेनेंसी एंड ऑल्सो ओनरशिप ऑफ द लैंड. तो इसीलिए टेनेंसी, लैंड टेनेंसी वगैरह लेके आए थे कि जो है एक के नाम पे जो है कुछ लिमिटेड ही इतनी एरिया ही आपका जो है एक पर्टिकुलर इंसान कैन होल्ड एंड लैंड, है ना. ये सब चीजें आप बेगार या फिर बिल्कुल फोर्स लेबर काइंड ऑफ चीज नहीं करा सकते हैं. सो लैंड टेनेंसी एंड लैंड टेन्योर अफेक्ट द एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन मेनी वेज. द फार्मर्स एंड द कल्टिवेटर्स प्लान द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज and farm management keeping in mind their right and possession during the land. कौन उसका ओनर है, ये भी काफी ज्यादा जो है आउटपुट या फिर कई बार लॉस हो जाता है इसकी वजह से कि कौन ओनर है, कौन इसमें खेती बाड़ी करेगा. उसी की वजह ढूंढते ढूंढते जो है पूरा अपना एक जो पूरा सीजन ही खत्म हो जाता है. ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ होती हैं जो कि सोशल फैक्टर्स में आती है जिनकी वजह से लॉस बेयर करना पड़ता है. नेक्स्ट हमारा लेबर, लाइक लेबर, इफ वी टॉक अबाउट लेबर, द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज ऑल्सो अ मेजर कंस्ट्रेंट इन एग्रीकल्चरल लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द रीजन. लाइक इफ वी टॉक अबाउट लेबर रिप्रेजेंट ऑल ह्यूमन सर्विसेज अदर देन डिसीजन मेकिंग एंड कैपिटल. सो लेबर भी हमारा एक स्पेशल फैक्टर है जो कि कितना एक जगह पर्टिकुलर एरिया में कितना लेबर मिलता है, कितना इजीली जो है वो हमारा आउटपुट दे सकती हैं, है ना. तो डिफरेंट क्रॉप एंड एग्रेरियन सिस्टम वेरी इन देयर टोटल लेबर रिक्वायरमेंट. द लेबर इनपुट वेरी कंसिडरेबली राउंड द ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेज विद द रिजल्ट दैट मेनी फार्मर्स एम्प्लॉय अ मिक्स्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. तो मिक्स्ड फार्मिंग टाइप का कॉन्सेप्ट लेके
आया जाता है ताकि जो है लेबर्स को फुल्ली एम्प्लॉयड किया जाए और उनकी एट लास्ट लिवेबिलिटी है, उनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका जो वैल्यू है अच्छी हो सके, उन लोग अर्न अच्छा कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट लेबर। नेक्स्ट हमारा सोशल फैक्टर है कि रिलीजन को भी कई बार रिलीजन को देख के भी जो है आपका काफी ज्यादा जो है क्रॉप का आउटपुट या प्रोडक्शन भी हार्म होता है। द रिलीजियस ऑफ द कल्टिवेशन, द रिलीजन ऑफ द कल्टिवेटर्स हैज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उनका रिलीजन कैसा है, वो कौन सी जाति से आते हैं, ये सब चीजें जो कि बहुत ही मतलब आज की हमारी सोसाइटी में हम जो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उन लोगों के हिसाब से तो बहुत ही गलत चीज है ये सब। If we talk about the major religions has certain taboos and the use of certain agricultural commodities is prohibited in each of them। तो कई बार हो जाता है कि अच्छा इन लोगों ने खेत जोता है, इन लोगों की ये फसल है, ये जात ने जो है ये प्रोडक्शन किया, तो फिर क्या होता है कि नहीं हम इसको नहीं खरीदेंगे, तो पूरा क्रॉप क्या होता है खराब हो जाता है, रखा ही पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है, बोला जाता है उसे। द खासी लुहासीज ऑफ मेघालय मेजोरम आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेयरिंग एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द टैबू इन देयर सोसाइटी। तो मतलब पूरी सोसाइटी में खासीज या लुहासीज जो मेघालय मिजोरम वाले एरिया में मिलते हैं, उनका कहना है कि नहीं हमारे यहाँ पे जो है मिल्क को जो है बहुत गलत माना जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। ऐसी पिगरी वगैरह जो है मुस्लिम सोसाइटी में काफी जो है पिग इंडस्ट्री वगैरह जो है वो काफी गलत माना जाता है। सिक्स नेवर गो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टबैको। हिंदू हेट स्लॉटरी, जो काऊ या फिर बीफ वगैरह वाला चीज है ये सब हिंदू हेट करते हैं। तो रिलीजियस टैबूज भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, विच इज नोन एज वन ऑफ द सोशल फैक्टर्स बिहाइंड the production or cultivation of agriculture. So this is all about the basically the social factors. If we keeping in mind the religion sentiments of the Hindu farmers and the importance of sunflowers as a cash crop, the government should evolve a suitable strategy to take the fast growth of नीलगाय population. Basically फिर government भी अपने support करती है, government और ज्यादा जो है investments और फिर जो रिबेट्स काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं ये सब लोगों को प्रोवाइड करती है ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में और इन्वॉल्व हों। एट लास्ट फिर उनका जो सोशल स्टिग्मा है टुवर्ड्स द सोसाइटी वो कम हो सके। राइट, इफ वी नेक्स्ट टॉक अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू सीड्स इन इंडिया, कि हमारे मध्य प्रदेश और इंडिया ओवरऑल इंडिया में भी क्या क्या इश्यूज है जो कि सीड से हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि गुड क्वालिटी ऑफ द सीड नहीं मिल पाता है ना, कई लोगों को जो होता है सीड बोने के बाद ही जो है खराब हो जाता है। तो बेसिकली आपके जो बीजों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है वी विल टॉक अबाउट हियर। Okay, so among various input required for crop production, seed is the most basic and vital. Basically seed ही नहीं होगा तो हम आगे क्या करेंगे, हम कहाँ पे फर्टिलाइजर देंगे, हम कहाँ पे जो है इरिगेट करेंगे, किसको इरिगेट करेंगे, बेसिकली कहाँ पे, तो यू हैव ए सॉल्यूशन लैंड को, पर वो लैंड को काय के लिए इरिगेट करेंगे, सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए कि गीला करना है, क्योंकि अगर हमारे पास बीज ही नहीं है तो हम आगे एग्रीकल्चर को सोन कैसे कर सकेंगे। ठीक है, तो सीड्स तो होते हैं वो तो प्राइमरी सोर्स है आपका, है ना। इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स अलोन टोटल प्रोडक्शन, मतलब अगर आप सिर्फ ये देखा गया है कि अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स को यूज करते हो तो इनडायरेक्टली आपका प्रोडक्शन लेवल भी अराउंड 15 से 20% जो है वो ज्यादा हो जाता है। बट द फैक्ट इज दैट गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी जो बड़े बड़े साहूकार या बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं विलेजेस के उन तक ही पहुंच पाते हैं। जो लोकल छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उन लोग जो अपने पुरानी जो फसल होती है उसी के बीज को फिर से जो है बोते हैं, उनके पास हाई वील्ड वेराइटी या गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो इश्यूज क्या क्या है रिलेटेडली, तो हाई कॉस्ट, बेसिकली जो हाई वेराइटीज हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उन वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं और वो हर एक किसान को बेयर कर पाना काफी जो है बेसिकली महंगा पड़ जाता है। तो इस वजह से जो है कॉमन एरिया में या कॉमन लोग जो है उसको डे टू डे लाइफ में अपना यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सम स्पोरियस सीड फॉर सम प्राइवेट कंपनीज इन द मार्केट, कुछ अच्छे जो क्वालिटी ऑफ द सीड्स होते हैं, हाई फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और हाइब्रिड सीड्स में ये भी देखा गया है कि इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, ये सब चीजें भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। वन मोर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू सीड इज सीड रिप्लेसमेंट रेट दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप स्पेशली इन द केस ऑफ पल्सेस। तो बेसिकली इन्हीं पल्सेस को जब हम दूसरे साल जब फसल आएगी तो हम इनको बीजों की तरह जब यूज करते हैं तो सीड का रिप्लेसमेंट रेट भी काफी कम होता है। इनको जो हम फिर से प्रोड्यूस करेंगे तो ये इतनी अच्छी वेराइटी या फिर इतना अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाएगी जो कि ओरिजिनल सीड ने दी होगी। तो दीज आर द सम लूप होल्स बिहाइंड द सीड
सीड इंडस्ट्री। ओके, तो कुछ रेमेडीज भी दी होंगी। तो द अबव इश्यूज कैन बी सॉल्व बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, लाइक गवर्नमेंट ने आपका सीड प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेट अ सप्लाई प्लान फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सीड अकॉर्डिंग टू द सीजन। और पूरे लोकल एरिया तक, ये नहीं कि सिर्फ जो कोई गांव है उसके जो बड़े किसान है बस वहां तक जो है अच्छे सीड्स या अच्छे बीज वगैरह जो है पहुंच पाए, सारे एरिया में जो है अच्छे से एक ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को देखते हुए जो है सीड प्रोडक्शन और फॉर्मुलेशन और उसकी सप्लाई चेन को मैनेज करने का काम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ऐसी सीड रिप्लेसमेंट रेट को, जो रिप्लेसमेंट रेट है उसको भी इंक्रीज करने के लिए, लाइक पल्सेस हुआ है ना, या फिर नॉर्मल व्हीट राइस हुआ, ये सब चीजों के लिए भी और ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें हाई वेराइटीज यूज की जा रही है। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। और फिर गवर्नमेंट भी जो है मतलब कुछ सब्सिडीज रेट पे या थोड़ा सा और लो रेट पे, जो मार्केट में मेन मार्केट में जो बेच रहे हैं उससे कम रेट में जो है सीड प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स प्रोड्यूस करे। क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी जीडीपी, कंट्री की जीडीपी को ही तो बूस्टअप करेगा। ठीक है, फिर ब्लैक मार्केटिंग कई बार देखा जाता है कि जो मतलब ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी वगैरह जो होती है बीजों से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, तो वो भी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो उनको रेगुलाइज करने के लिए, उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। आपको जो है पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, बहुत ज्यादा आपको फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स वगैरह जो है यूज नहीं करने हैं अपनी सॉइल में या अपने प्रोडक्शन में। तो इसीलिए जो हमारा केमिकल्स यूज नहीं करने, तो उसका केमिकल का एक सब्स्टिट्यूट होता है, दैट इज मैन्योर्स। तो चलिए हम जानते हैं मैन्योर्स क्या होता है। बेसिकली जो बोलते हैं ना कि खाद अपन जो घर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट कि जो हमारा ग्रीन गार्बेज या ग्रीन जो बेसिकली प्रोडक्ट आउट वेस्ट अपने घरों से निकलता है ना, उन सबको जो है एज अ, क्योंकि ये डेड प्लांट, डेड एनिमल्स या फिर अपना जो ग्रीन गार्बेज है या ग्रीन वेस्टेज है अपना, वो बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली होता है। और वो भी एक तरीके से दिस इज द वन ऑफ द नेचुरल फर्टिलाइजर, इट विल वर्क एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो मैन्योर इज अ डिकम्पोज फॉर्म ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स विच इज अप्लाइड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, क्योंकि एट लास्ट सॉइल की प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज करना हमारा मेन टारगेट होता है। सो इट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू हमारे जो बड़े बहुत ज्यादा जो हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा इज ऑल्सो यूज एज अ मैन्योर। द लाइफ स्टॉक मैन्योर्स इज रिच इन ह्यूमन और एनिमल के जो एक्सक्रीटास होते हैं, एक्सक्रीटर्स होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है। उसमें काफी मात्रा में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीजें मिलती है ना। मैन्योर आर हाईली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, उसमें सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। देयर आर बेटर इन अ लॉन्ग रन एंड डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। इट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, के लिए ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल भी है और रिन्यूड भी है ना, नॉट इट इज नॉट अ कन्वेंशनल वन। इसके बाद हम क्या क्या चीजें जो है एज अ मैन्योर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो क्या क्या सोर्सेस है वो, इफ वी टॉक अबाउट लाइक cattle dung, urine, slurry of biogas plants, wastage from the human habitation like domestic waste जो कि मैं बात कर रही थी, dropping of goat and ships, wastage of slaughter houses, जो bones meat, जो slaughter houses जो होते हैं उनका वेस्टेज, क्रॉप वेस्टेज, वीट वेस्टेज, बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो ये सब आपका मैन्योर बनाने में काफी ज्यादा जो है यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है मैन्योर का, तो सबसे पहला चीज तो है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव, जो सबसे चीजें आज की डेट में इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए चला जाए तो सबसे ज्यादा जो है फार्मर्स भी सस्ती चीजों पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा करता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। सॉइल इरोजन और लीचिंग, सॉइल की क्वालिटी को और जो है एनहांस करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है, उन सबको और ज्यादा जो है बढ़ाता है। वाटर और न्यूट्रिएंट होल्डिंग इन द सॉइल को भी इंक्रीज करता है बेसिकली, क्योंकि मॉइस्चर की वजह, बेसिकली मैन्योर की वजह से क्या हो जाता है कि मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है आपकी सॉइल में, और उसकी वजह से इसकी वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी और अच्छी बढ़ जाती है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो किलिंग ऑफ द वीड्स एंड पेस्ट, जो आपके जो वीड्स वगैरह, जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह पेड़ में लग जाते हैं, उसको किल करता है। ट्रांसपोर्ट इजीली एक जगह से दूसरी जगह। मीथेन गैस इज इन्वॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि बाय प्रोडक्ट के लिए यूज बेसिकली निकलती है ऐसे मीथेन गैस, उसको हम कुकिंग या हीटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। द क्रॉप ग्रोम ऑन द लैंड ट्रीट विद द मैन्योर प्रोड्यूस हेल्दी क्रॉप, से इससे जो आपका बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी भी जो इतनी खराब होती है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह
से वो सब चीजें भी बहुत अच्छे से ट्रीट की जा सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये थी हमारी सारी क्वालिटीज जो कि हमें मैन्योर से, हम अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो हमें मैन्योर से इफेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट भी आजकल काफी ज्यादा पॉलिसीज एंड मेजर्स निकालती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है मैन्योर्स का प्रोडक्शन किया जा सके, और इन जनरल लोग फार्मर्स जो है जितना केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में पैरेलली मैन्योर्स को भी यूज करना चालू कर दें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैन्योर्स। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें देखी, तो आज की क्लास में हमने शुरू से ही जो है सबसे पहले तो कुछ स्टिग्मा रिलेटेड टू द सोसाइटी लाइक फिजिकल और सोशल फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा लॉस हो जाता है, एनवायरमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर प्रोडक्शन जो है इफेक्ट करता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। देन वी हैव फर्दर शिफ्टेड टूवर्ड्स कि बहुत सारे जो है स्टिग्मास हैं सोसाइटीज के, ये सब चीजें कवर की। उसके बाद वी हैव शिफ्टेड टू इश्यूज रिलेटेड टू सीड्स इन इंडिया। तो बेसिकली इश्यूज यही है कि गुड क्वालिटी, सबको जो एसेसिबिलिटी दैट वी कॉल्ड एज इक्वालिटी का या इक्विटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये सब चीजों पे जो है ज्यादा इंडिया को फोकस करने की जरूरत है। ऑनगोइंग भी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा प्रो पॉलिसीज एंड मेजर्स निकाले हैं, बट दैट आर नॉट वेरी मच सफिशिएंट, और भी इन फ्यूचर गवर्नमेंट को इस सेक्टर में काम करने की जरूरत है। और फिर हमने लास्ट में जो है मैन्योर्स को पढ़ा कि मैन्योर्स के क्या एडवांटेजेस हैं और हमें क्यों इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आई नो दैट इज बहुत ज्यादा आज हमारे 3-4 टॉपिक्स हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा कामली अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तब भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद अस। So that's all for today's class. We will meet up in next. Thank you and have a great day.